हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैरियर पॉइंट एलन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो जल्दी से आज के टेस्ट सीरीज़ के लिए लाइव आ जाएं और कमेंट सेक्शन में आके आप सभी जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा हूं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करते जाएँ। साथियों, आज की जो टेस्ट सीरीज़ है हमने जो आपके संडे को आगामी परीक्षा है यूपी बीएड से संबंधित, इसके लिए हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है यानी 2017 के जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे सामान्य हिंदी के, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है उसमें मैंने हालांकि हिंदी में उनके जो क्वेश्चन 50 पूछे जाते हैं उसमें से हम लोग आज 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप जितने भी साथी हैं हमारे इस चैनल पे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे और इससे ये होगा कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस दौरान जो भी महत्वपूर्ण एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसे मैं देने का प्रयास करूँगा और आपको हिंदी की एक बेहतर समझ हो पाएगी। तो ठीक है साथियों, आज की टेस्ट सीरीज़ के लिए आप तैयार हो जाएं और जो भी मैं क्वेश्चन आपको पहले बोलूँगा बस उसी का आंसर आप लोग करेंगे। तो आज की टेस्ट सीरीज़ का जो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होता है क्योंकि 1 से लेकर 50 तक इस पेपर में जीएस के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है यहाँ पे क्वेश्चन है आपको आमलक का तद्भव शब्द है। आपके विकल्प है आदर्शिका, बी ऑप्शन है आम्र, सी ऑप्शन है आपाक या फिर डी ऑप्शन है आंवला। आप अगले 3 से 4 सेकेंड में क्वेश्चन के आंसर करें। आपको बताना है कि आमलक का तद्भव शब्द कौन सा होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 51 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी आंवला। जो आंवला होता है उसे आमलक का तद्भव कहा जाता है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि तद्भव और तत्सम से क्या तात्पर्य है। तो आप देखेंगे कि हिंदी में जो भी शुद्ध शब्द है यानी जो संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं, जबकि उसका जो अशुद्ध रूप होता है उसे हम तद्भव कहते हैं। आप इसको ये भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन अगर पेपर में ऐसे पूछे जाते हैं तद्भव और तत्सम से संबंधी, तो अगर आपको विकल्पों में लगता है कि नहीं मैं इस शब्द का प्रयोग करता हूँ अपने निजी जीवन में बोलने में, तो निश्चित तौर पे वो तद्भव होगा और जिसका हम लोग प्रयोग आमतौर पे नहीं करते वो तत्सम होता है, क्योंकि हम अपनी निजी ज़िंदगी में आमतौर पे शुद्ध शब्द का प्रयोग करते भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 देख सकते हैं आप। तिनका का तत्सम शब्द है। आपके विकल्प हैं तृण, तिक्त, ताम्र या फिर त्वरित। साथियों, आज की टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी हिंदी के टॉपिक है सबका कलेक्शन इस क्वेश्चन सीरीज में है। आपको बताना है कि तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी तृण। ये ध्यान रखेंगे, पूछा कि तिनका का तत्सम शब्द, तो तृण जो है वो तिनका का तत्सम शब्द है यानी उसका संस्कृत रूप है, जबकि तिक्त, ताम्र या फिर त्वरित जो है ये तीनों ही विकल्प क्या है गलत है, ये इसका तत्सम शब्द नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 53 उसे देख सकते हैं आप। तकदीर शब्द है। आपको बताना है कि तकदीर कैसा शब्द है, तत्सम है, फारसी है, तद्भव है या फिर अरबी है। आपको बताना है कि जो तकदीर शब्द है वो किस शब्द भेद के अंतर्गत आएगा। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 53 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी अरबी। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब आप शब्द रूप पढ़ेंगे या शब्द भेद पढ़ेंगे तो उसमें तद्भव तत्सम के अलावा कुछ विदेशज शब्द भी होते हैं, तो विदेशज या फिर आगत शब्द। तो आगत शब्दों में आप देखेंगे जो बाहर से आए हुए शब्द है, तो ये जो तकदीर शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, न कि ये तद्भव है, न तो फारसी है और न ही तत्सम है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। आप बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 आप देख सकते हैं। आप जितने भी साथी इसका आंसर कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर के साथ विकल्प को केवल एक बार ही लिखकर मेंशन करें। क्वेश्चन नंबर 54 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आपके विकल्प है प्राघुर्ण, दृष्टि, पीढ़ी या फिर विग्रह। आप विकल्पों पे विचार करें क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इस पर ध्यान रखेंगे और इसका आंसर करें।
आप इसका ट्रिक ये भी ध्यान रखें, मैंने कहा ना तत्सम नहीं है पूछा, यानी तद्भव। आप इन चारों विकल्पों में कौन सा शब्द है जिसको आपने कभी भी बोला हुआ है या उसको आपने सुना हुआ है, वो जरूर तद्भव होगा, क्योंकि आपको इसमें तद्भव ही बताना है, तत्सम नहीं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 54 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पीढ़ी। पीढ़ी शब्द का प्रयोग आप देखेंगे आमतौर पर इन चारों विकल्पों में जो दिए गए उनमें आप इसका प्रयोग करते होंगे, और अगर प्रयोग करते होंगे तो फिर वो तत्सम नहीं होगा, यानी शुद्ध नहीं होगा, वो क्या होगा, तद्भव होगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे साथियों, तत्सम में एक चीज़ ट्रिक होता है कि तत्सम में अक्सर जो वर्ड होते हैं उनमें आधा अक्षर का प्रयोग जरूर होता है। आधा अक्षर का प्रयोग अगर हो रहा है उसमें तो उसे आप क्या कह सकते हैं, तत्सम, क्योंकि शुद्ध शब्दों में ही आधे अक्षरों का प्रयोग होता है, तद्भव में नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 आप देख सकते हैं, जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें कहते हैं, आपके विकल्प हैं अव्यय, वचन, क्रिया या फिर लिंग। अगर आप इस पूरे टेस्ट सीरीज के 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इस दौरान आपको जितने भी शब्द आएंगे हिंदी के, तो उनके जो भी कॉन्सेप्ट है, परिभाषा है, वो भी मैं आपको साथ के साथ समझाते चलूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 55 है, यहाँ पूछा है कि जिन शब्दों का रूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं अव्यय। ऑप्शन ए, अव्यय से आप समझेंगे, अव्यय यानी जिसे और व्यय न किया जा सके, यानी जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, यानी उसका सदैव समान रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय। जबकि वचन जो होते हैं, वचन में भी परिवर्तन हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एक वचन का शब्द है तो उसको हम बहुवचन में बदल सकते हैं। क्रिया है तो क्रिया का शब्द है, जैसे क्रिया में मान लीजिए आपने लिखा वह जाता है, तो अगर जाता आपने लिखा तो उसको जाती भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्रिया जो है आप देखेंगे उसको बदल सकते हैं। उस आधार पर लिंग जो होते हैं, लिंग के आधार पर भी उसको आप बदला जा सकता है शब्दों को। तो वचन, लिंग और क्रिया इन तीनों को बदला जा सकता है, यानी सदैव समान नहीं रहते। जबकि अव्यय जो है, अव्यय का अर्थ होता है जिसे बदला न जा सके। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 56 है वो देख सकते हैं आप, धीरे चलो में अव्यय का कौन सा प्रकार है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विस्मयादि बोधक। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 56 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, क्रिया विशेषण। आप इसके बारे में पहले समझ लें, अव्यय से तात्पर्य, यहाँ से एक दो परिभाषाएं आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए जो अव्यय होता है इसे अविकारी भी कहा जाता है। तो अगर आप हिंदी में परिभाषा में देखेंगे तो एक शब्द होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी से तात्पर्य होता है ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सके, यानी विकार हो सके, चेंज हो सके, तो उसे हम विकारी कहते हैं। और अविकारी या अव्यय उसे कहते हैं जिनके शब्दों में आप और कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते। ये ध्यान रखेंगे, जो विकारी शब्द होते हैं उसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चार चीज़ें जो होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार चीज़ें जो होती हैं वो विकारी होती हैं, यानी जिनमें बदलाव हो सकता है। लेकिन अविकारी जो होते हैं जिनमें बदलाव नहीं होता, और अविकारी जो चार होते हैं वो यही है चारों विकल्प, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये जो चारों होते हैं अव्यय कहलाते हैं, यानी अविकारी, जिसमें बदलाव नहीं हो सकता। उदाहरण समझेंगे आप, उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे लिखा है धीरे चलो, तो धीरे चलो जो शब्द लिखा हुआ है, जैसे चलो तो हो गया, मान लीजिए आपका एक विशेषता है कि चलना है, लेकिन धीरे चलो यानी विशेषण की भी एक विशेषता आप करें तो हम इसे क्या कह रहे हैं, क्रिया विशेषण। लेकिन जो धीरे शब्द है, अब धीरे में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो धीरे ही रहना है। लेकिन अगर यही संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया का होता, मान लीजिए क्रिया में लिखा होता वह आता है, तो आता को आप आती लिख देते, वचन के लिंग के अनुसार उसको बदल देते। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, धीरे चलो जो है वो क्रिया विशेषण का उदाहरण है और वह एक अव्यय है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 57 है कि किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? आपके विकल्प हैं खेल का मैदान लंबा है, बी ऑप्शन है पंकज अच्छा गायक है, सी ऑप्शन है मैं सफ़ेद कमीज़ नहीं पहनता, या फिर डी ऑप्शन है इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। आपको इसमें बताना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है इसमें।
इस टेस्ट सीरीज़ में आपको हिंदी की अगर एक बेहतर समझ है, यानी हिंदी के जितने भी यूनिट्स होते हैं उनको आप समझ पाते हैं, तभी आप इस सॉल्व पेपर को अब हल कर पाएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर पूछा हुआ है इसने हिंदी के हर एक सेक्शन से क्वेश्चंस लिए हुए हैं। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसका जो आंसर होगा, चूँकि आपसे क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको बतानी है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे परिमाणवाचक चूँकि आपसे पूछा है, तो परिमाणवाचक पहले आप समझे कि होता क्या। परिमाणवाचक का मतलब उसको आप जो मेज़रमेंट आप कर रहे हैं तो उसके बारे में बताना कि कितना मेज़रमेंट है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, खेल का मैदान लंबा है, तो खेल का मैदान लंबा जो है इसमें एग्जैक्ट आप परिमाण नहीं बता सकते। पंकज अच्छा गायक है, ये एक बस विशेषता है, ये भी इसमें सही नहीं, परिमाण नहीं है। मैं सफ़ेद कमीज़ नहीं पहनता, ये भी परिमाण नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो यहाँ पे एक परिमाण है, यानी एक क्वांटिटी को दिखाया जा रहा है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 57 है इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 58 है उसे देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। आपके विकल्प है ऑप्शन ए बारी बारी, बी ऑप्शन है भीतर, सी ऑप्शन है आज, या फिर डी ऑप्शन है यथासंभव। क्वेश्चन नंबर 58 आप देखिए और आंसर करें। आज की टेस्ट सीरीज़ के लास्ट में आपको ज़रूर ये बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से इस टेस्ट सीरीज़ में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर जो 58 है साथियों, पूछा कि इसमें कौन सा शब्द कालवाचक, काल का मतलब होता है समय, यानी जो समय को दर्शा रहा हो और वो क्रिया विशेषता को बताए। देखेंगे आप बारी बारी, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। भीतर शब्द लिखा है, इससे भी कोई संबंध नहीं है। यथासंभव भी किसी समय को नहीं बताता। जबकि जो सी ऑप्शन है आज, ये एक कालवाचक यानी एक समय से संबंधित है। अतः ऑप्शन जो सी है वो क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 देख सकते हैं आप कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। आपके विकल्प हैं वह तेज दौड़ता है, तुम यहीं ठहरो, सारे कलाकार ऊपर हैं, या फिर धूप में चला नहीं जाता। आपको बताना है कि निम्न में से किस में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 59 है साथियों, इसको आप थोड़ा ध्यान देखिए। आपसे पूछा है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो यानी क्रिया विशेषण यानी जो भी विशेषता होगी और वहाँ पे जो क्रिया होगी उसे मेंशन किया होगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे वह तेज़ दौड़ता है, वह दौड़ता है क्रिया है, लेकिन वह तेज़ दौड़ता है, तो ये क्या हो गया स्पेसिफिक, यानी ये कह सकते हैं कि वाक्य क्रिया विशेषण का शुद्ध रूप है। फिर बी ऑप्शन है तुम यहीं ठहरो, तुम ठहरना यहीं पे, लेकिन कहाँ पे यहीं पे, यहाँ पे भी एक उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये भी एक क्रिया विशेषण का उदाहरण। यहाँ पे पूछा है सारे कलाकार हैं, तो सारे कलाकार कहाँ ऊपर है, तो यहाँ भी उसको एक स्पेसिफिक किया गया। लेकिन जो डी ऑप्शन है ये इसमें देखेंगे क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 59 है आप देख सकते हैं ध्यान से, जो क्वेश्चन नंबर 59 इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, धूप में चला नहीं जाता। तो आप देखेंगे जो धूप में चला नहीं जाता ये जो वाक्य है ये क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप है। तो आप बाकी 3 विकल्प जो हैं वो सही हैं, लेकिन धूप में चला नहीं जाता, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भाववाच्य है। अगर वाच्य आप पढ़े होंगे तो होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, या फिर एक होता है भाववाच्य। तो ये भाववाच्य का है कि धूप में चला नहीं जाता, तो ये क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 देख सकते हैं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। आप देखेंगे इस टेस्ट पेपर में क्रिया विशेषण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आपका जो पहला विकल्प है लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, बी ऑप्शन है उससे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, सी ऑप्शन है मोहन से खाया नहीं जाता, या फिर डी ऑप्शन है बालक तेज दौड़ता है। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन जो इससे पिछला क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन समझे होंगे तो आप निश्चित तौर पे क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बता सकते हैं।
बिल्कुल देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 60 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मोहन से खाया नहीं जाता। ये क्रिया विशेषण में का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी जो 3 विकल्प है उनमें क्रिया विशेषण का प्रयोग है। तो जिनके भी ऑप्शन सी आए हुए हैं उनके आंसर क्या है, सही है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 आप देख सकते हैं, वह गलती होने से, इसके बाद खाली स्थान है, डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान पे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। आपके विकल्प है ए बहुत, बी ऑप्शन है तेज, सी ऑप्शन है अचानक, या फिर डी ऑप्शन है धीरे धीरे। अगर आप विकल्पों को उस रिक्त स्थान पर रख के वाक्य को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 61 है साथियों, इसका जो आंसर है, मैं पहले आपको विकल्प के आधार पे समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 61 दिया हुआ है, तो अगर आप बाकी विकल्पों पे विचार करें जो कि उत्तर नहीं है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा वह गलती होने से, ऑप्शन अगर ए लेते बहुत डरती है, तो ये सेंटेंस सही नहीं बनेगा। फिर बी ऑप्शन है वह गलती होने से तेज डरती है, तो पता चला यहाँ पर भी आपको विकल्प नहीं बन पा रहा है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 61 है इसमें आप देखेंगे ए ऑप्शन तो आपका बन सकता है कि वह गलती होने से बहुत डरती है, ये सही है। जबकि तेज़ डरती है ये नहीं होगा, अचानक डरती है ये भी नहीं होगा, और धीरे धीरे डरती है ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों से ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। जबकि ऑप्शन जो ए है, जैसे आप खुद कहते हैं कि नहीं वो गलती होने से बहुत डरता है या फिर बहुत डरती है, तो ये वाक्य भी सही हो जाएगा और यहाँ क्रिया विशेषण भी होगा, क्योंकि डरना है लेकिन डरने में भी क्रिया में आप देखेंगे तो बहुत, तो जैसे इसका प्रयोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या हो जाएगा, सही। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 62 देख सकते हैं सारे, क्वेश्चन नंबर जो 62 है, देव्य अर्पण का संधि विच्छेद है। आपको बताना है देव प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण, या फिर दे अर्पण, या फिर देव्य प्लस पढ़। आपको बताना है कि देव्य अर्पण का संधि विच्छेद क्या है। देखिए साथियों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 62 है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर जो 62 है जिसमें आपसे पूछा है कि देव्य अर्पण का संधि विच्छेद क्या है, तो अगर आपको संधि की बेहतर समझ होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जिन्होंने संधि की समझ नहीं है वो हमारे इस हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके, यूट्यूब चैनल के हिंदी के प्लेलिस्ट में आप संधि वाले चैप्टर को पढ़ सकते हैं। देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पे विचार करें तो एक्चुअल में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 62 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 62 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, देवी प्लस अर्पण, और ये जो है यड़ संधि का उदाहरण है। यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे पहला विकल्प आप देखते हैं देव प्लस अर्पण लिखा है, तो देव व जो देखेंगे जो पहले में व लिखा है वो में क्या है, अ अक्षर है, और दूसरे में देखेंगे अर्पण, अर्पण में भी क्या होगा, अ और अ मिलके क्या बनेगा, आ। तो जो कि ये दिव्य अर्पण है यहाँ पे आधा अक्षर है बीच में, तो जो आधा अक्षर बनता है वो भी आपको पता है कि वो यड़ संधि से बनता है, क्योंकि यड़ संधि का नियम है ई ऊ के बाद अगर अ या आ आता है तो उसका व या ई बनता है। तो आप देखेंगे देवी प्लस अर्पण है, तो यहाँ पे क्या है, पहले ई की मात्रा है और यहाँ पे क्या है अ, ई और अ मिलके बनेगा व्य, तो यहाँ पे जो व्य बन रहा है तो वही हो जाएगा यहाँ पे दिव्य, और इसके बाद अर्पण जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे रहेगा। और बाकी यहाँ पे दे प्लस अर्पण है तो ये आप देखेंगे अयादि का हो जाएगा, क्योंकि पहले ए आ जा रहा है तो ये होगा नहीं। देव यहाँ पे अ और अ मिलके क्या हो जाएगा, आ, दिव्यार्पण हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 62 है इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, देवी प्लस अर्पण, चूँकि यहाँ बीच में आधा संधि का उदाहरण है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 आप देख सकते हैं कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपके विकल्प हैं उपकार, लाभदायक, अपनापन, या फिर समझदार। आपको बताना है कि निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि उपसर्ग, जिसको आप इंग्लिश में प्रीफिक्स बोलते हैं, उपसर्ग से मतलब होता है कि वो किसी वाक्य के या किसी शब्द के अगले हिस्से में यानी शुरुआती हिस्से में वो शब्द आएगा और उसको एक विशेषता दे देगा, उसे हम कहते हैं उपसर्ग। अगर उसे आप तोड़ेंगे तो फिर उसका अपना कोई मतलब नहीं
अगर अलग अलग शब्दों को करेंगे तो भी उनका अपना अर्थ होगा, लेकिन एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय में होता है वो शब्द के शब्दांश जो है वो पीछे से उसमें आके जुड़ता है, जबकि उपसर्ग में आगे से। क्वेश्चन नंबर जो 63 है, आप देख सकते हैं इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उपकार। उपकार में जो आप देखेंगे जो उप है ये उपसर्ग है एक, जबकि यहाँ लाभदायक देखेंगे तो इसमें उपसर्ग नहीं है, अपनापन में भी कोई उपसर्ग नहीं है और समझदार में भी कोई उपसर्ग नहीं है, क्योंकि समझदार को आप कहाँ से खंडित करेंगे तो भी ये शब्द नहीं बन पाएगा। अपनापन में भी कोई शब्द नहीं है, लाभदायक में भी कोई नहीं, दो भागों में तोड़ेंगे तो ये शब्द बन ही नहीं पाए। लेकिन उपकार को अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग उप और कार दो अलग अलग शब्द बन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 देख सकते हैं आप। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको बताना है इसमें कौन सा उपसर्ग है। आपके विकल्प हैं अ, दूसरा विकल्प है अन, तीसरा विकल्प है अनि या फिर डी ऑप्शन है अन। आपको बताना है कि अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 64 है आप देख सकते हैं इसमें अनिच्छा जो है अन्न प्लस इच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बी अन्न, क्योंकि खाली अ लेंगे तो निच्छा नहीं होगा, अनि ले लेते हैं तो भी नहीं इच्छा होगा क्योंकि फिर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प होगा अन्न, न में जो हलंत लगा हुआ है ये हमारा उपसर्ग के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ये जो डी ऑप्शन है ये आपका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65 आप देख सकते हैं, ये वाक्यांशों हेतु एक शब्द बताना है। इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। आपके विकल्प है इंद्रजीत, बी ऑप्शन है इष्ट, या फिर सी ऑप्शन है इंद्रियजीत, या फिर डी ऑप्शन है इप्सित। आपको बताना है 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय वो ज़रूर कमेंट सेक्शन के लाइव चैट में आ पाएँ। यहाँ आंसर करते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन को समझते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप में एक हिंदी की बेहतर समझ हो पाएगी। देखेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर जो 65 है, जिसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाला जो होता है उसे इंद्रिय जीत कहा जाता है। ध्यान रखेंगे जो ऑप्शन सी है वो इसका सही होगा, न कि ए सही नहीं, इंद्रजीत नहीं होता, वो होता है इंद्रिय जीत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, जिसका अनुभव किया गया हो वो क्या कहलाता है। आपके विकल्प है अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य या फिर अनुभाव्य। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए कौन सा एक शब्द यहाँ पे होगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 66 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुभूत, ऑप्शन बी। अगर कुछ क्वेश्चन जो आपको एकदम नए लगते हैं तो आप इसे ज़रूर नोट करते चलते, क्योंकि आयोग के जो पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आमतौर पे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं पेपरों में। यानी जिसका अनुभव किया गया हो उसे हम कहते हैं अनुभूत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 आप देख सकते हैं, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है। आपके विकल्प है मन को आनंदित करने वाला, बी ऑप्शन है जिसको प्राप्त न किया जा सके, सी ऑप्शन है जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो, या फिर डी ऑप्शन है जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं और उसके बाद अपने अपने आंसर आप बता सकते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर जो 66 है अनिर्वचनीय, जिसके बारे में आप बता ना सकें। देखिए इसका जो होगा आंसर वो होगा आपका ऑप्शन डी, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 67 का यानी जो आंसर है वो है साथियों वो है आपका ऑप्शन डी। बढ़ते हैं इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 60 देख सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन नंबर जो 68 है कि वकील किस भाषा का शब्द है। आपके विकल्प है फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। आपको बताना है कि जो वकील शब्द है इसका जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं इस शब्द का, वो कहाँ से लिया गया है। आप सभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 68 है, वकील शब्द का जो प्रयोग होता है ये बेसिकली अरबी शब्द है। ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन जो बी है ये ध्यान रखेंगे कि अरबी शब्द है वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, यानी जिसमें उपसर्ग रहित से तात्पर्य होगा जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 69 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। आपके विकल्प है संयोग, विदेश, अत्यधिक या फिर सुरेश।
क्वेश्चन नंबर जो 69 है साथियों, इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी, सुरेश। सुरेश जो एक नाम है ऐसे बस व्यक्ति विशेष का, इसमें उपसर्ग रहित, इसमें किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जबकि यहाँ पे संयोग में भी सम प्लस योग है, विदेश में भी वी प्लस देश है, सी में देखेंगे अत्यधिक में अति प्लस अधिक अति उपसर्ग का प्रयोग है, जबकि सुरेश में किसी भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 देख सकते हैं आप। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपके विकल्प है हीमा, बी ऑप्शन है माँ, या फिर सी ऑप्शन है आ, या फिर डी ऑप्शन है ईमा। आपको बताना है कि किस शब्द में महिमा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। साथियों क्वेश्चन नंबर जो 70 है, इसमें आपसे प्रत्यय पूछा है, तो पहले तो आप ये समझे कि प्रत्यय होता है क्या। प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द में पीछे से, यानी ये पीछे जो होता है यहाँ से आके वो शब्द इसमें जुड़ता है और इसका जो एक विशेष अर्थ इसे दे देता है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, अगर आप प्रत्यय को जब अलग रखेंगे तो उस प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होगा। ध्यान रखें साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय में यही अंतर है। उपसर्ग किसी भी शब्द में आगे से जुड़ता है लेकिन इसका अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय जो होता है वो पीछे से ये शब्द जुड़ता है लेकिन इसका अपना अर्थ नहीं होता। पूछा है महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो प्रत्यय पूछा तो प्रत्यय यानी पीछे से वो शब्द होगा। तो आप देखेंगे अगर हीमा पूरा उठा के ले लेंगे तो आगे केवल म बचेगा, तो ये शब्द अपने आप बेकार हो जाएगा। माँ अगर ले लेते हैं आप तो मही शब्द बनेगा, ये गलत हो जाएगा। अगर केवल आ लेंगे, आ की मात्रा यानी महिम, तो वो भी शब्द नहीं बनेगा। लेकिन ईमा अगर आप लेते हैं, ईमा अगर यहाँ से ले लेते हैं तो यहाँ पे पहले जो शब्द है वो म है प्लस ईमा अगर आप लेते हैं तो ये क्या होता है, एक प्रत्यय बन सकता है। और ईमा जो होता है, ईमा का अपना कोई अर्थ नहीं होता, यानी इस प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं है। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 70 है, इसका जो आंसर है वो है महिमा। महिमा का जो आंसर होगा ऑप्शन होगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 आप देख सकते हैं। आड़ो हाथे लेना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? आपके विकल्प है विपत्ति आना, खरी खोटी सुनाना, सी ऑप्शन है कर्तव्य पूरा करना, या फिर डी ऑप्शन है आलोचना करना। देखिए साथियों, जो एक शब्द होता है मुहावरा और एक होता है लोकोक्तियाँ, इन दोनों में एक अर्थ समझेंगे। जो मुहावरे होते हैं वो ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आमतौर पे देखेंगे उस वाक्य का एक अलग अर्थ होता है। हम बोलते हैं उसे किसी और कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उसका अर्थ अपना एक अलग होता है। और ये पूरे विस्तृत हिसाब से हिंदी में एक विस्तृत क्षेत्र है अपना। लेकिन जो लोकोक्तियाँ होती हैं, लोकोक्तियाँ जो होती है वो क्षेत्र विशेष पे आधारित होती हैं और वो ऐसे शब्द होते हैं जिनमें आमतौर पे आप जो भी बात बोल रहे हो वो सीधे सीधे उसमें होते हैं। तो लोकोक्तियों में जो शब्द वाक्य होते हैं उनके अर्थ आपको स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन मुहावरे में अक्सर कभी कभी उनके जो अर्थ होते हैं उनके शब्दों से बिल्कुल अलग होते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 71 है कि आड़ो हाथे लेना, इसका जो अर्थ है वो है खरी खोटी सुनाना, यानी इसका होगा ऑप्शन बी, न कि ए, सी और डी। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम। सूरज को दीपक दिखाना का क्या अर्थ है? रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, या फिर डी सम्मान बढ़ाना। आपको बताना है सूरज को दीपक दिखाना। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 72 है साथियों, इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। अगर आप सूरज को दीपक दिखा रहे हैं तो आप उसके बारे में गलती ही कर रहे हैं। वैसे किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना ये भी होता है सूरज को दीपक दिखाने जैसी घटना। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 आप देख सकते हैं, इसमें पूछा है समास से संबंधित है कि पंचानन में कौन सा समास है। आप क्वेश्चन नंबर 73 देख सकते हैं कि पंचानन में कौन सा समास है। आपके विकल्प है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु, या फिर डी ऑप्शन है कर्मधारय। यहाँ से अब आप आंसर थोड़ा तेज़ी से करेंगे जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को इस टेस्ट सीरीज में ले सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 73 है साथियों, इसका जो आंसर होगा वो होगा
सी द्विगु समास। क्यों? क्योंकि द्विगु समास जो होता है उसमें कहा जाता है कि उस समास में संख्यावाचक शब्द का प्रयोग होता है। और यहाँ पे पंचानन यानी पंच आनन, तो यहाँ पे देखेंगे पंच आनन यानी पांच मुख हो जिसके, तो देखेंगे द्विगु समास का उदाहरण है। पंच यानी पांच, तो ये संख्यावाचक शब्द है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 देख सकते हैं आप। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। आपके जो विकल्प हैं, पहला देख सकते हैं, पूछा है क्वेश्चन आपसे कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहा जाता है। आपके विकल्प है मुमुक्षु, बी ऑप्शन है बहुश्रुत, सी ऑप्शन है युयुत्सु, या फिर डी ऑप्शन है मौक्तिक। आपको बताना है कि युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए कौन सा एक शब्द इसमें प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ये सब पेड क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 74 है साथियों, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी युयुत्सु। युयुत्सु जो होता है कहा जाता है युद्ध की इच्छा रखने वाले को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 देख सकते हैं आप। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपके विकल्प है विशंभर, दिक्पाल, पैगंबर, या फिर दिगंबर। आपको बताना है कि जिन दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं। आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे, दिशा है जिनका वस्त्र है इन्हें हम कहते हैं, ऑप्शन आपका जो है वो है आपका ऑप्शन डी दिगंबर। ध्यान रखेंगे दिगंबर, इसको जैनिज्म से भी जोड़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे होते हैं। तो श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन दिगंबर यानी जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं उन्हें हम दिगंबर कहते हैं। और दिशाएं जिनका यानी खुला आसमान ही पूरा उनका वस्त्र है। तो 75 का होगा आंसर डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, यानी वह कवि जो तुरंत कविता की रचना कर ले, उसे क्या कहते हैं। आशु कवि, कुशाग्र, आशु लिपि, या फिर विद्वान। आज की टेस्ट सीरीज में 85 क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 85 तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखें, बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 76 से साथियों कि वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, उसे आप देखेंगे उसे कहा जाता है आशु कवि। ऑप्शन जो होगा आपका ए होगा यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 77 देख सकते हैं आप। तृष्णा का पर्यायवाची है मकरंद, सहचर, रसिका, या फिर लिप्सा। आपको बताना है कि तृष्णा का पर्यायवाची कौन सा है। हिंदी के टेस्ट में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आप इन क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए अगर आप विकल्पों पे विचार करेंगे तो आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 77 है साथियों, इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी तृष्णा, या चाहने की इच्छा, इसे हम कहते हैं डी लिप्सा। ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो 78 है। उच्च श्रृंखल का विलोमार्थक शब्द है, आपको अपोजिट बताना है उच्च श्रृंखल का क्या होता है। आपके विकल्प है सामान्य, बी ऑप्शन है परिवर्ती, सी ऑप्शन है रूढ़िवादी, या फिर डी ऑप्शन है विनम्र। क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी विनम्र। विनम्र पूर्वक आप किसी से बात करते हो, एक होता है उद्दंडता के साथ, दूसरे कहते हैं उच्च श्रृंखल। तो ध्यान रखेंगे उच्च श्रृंखल का जो विलोमार्थक है वो है विनम्र। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है कि वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए कौन सा एक शब्द है। कथित, किंवदंती, औपचारिक, या फिर उल्लेखनीय। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 79 में कि वह कथा जो जन साधारण यानी आम लोगों में प्रचलित हो। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 78 है साथियों, 79 है सॉरी, उसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी किंवदंती। किंवदंती कथाएं यानी जो कथाएं जनसाधारण के बीच से निकली हो या उनके बारे में, उसे हम किंवदंती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 80 है। निष्कपट शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है निस उपसर्ग है, निस। आप चारों विकल्पों को देख सकते हैं क्योंकि उच्चारण उनका एक ही टाइप का है। ध्यान से आपको बताना है कि निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग है।
ध्यान रखेंगे साथियों, यहाँ पे जो इसमें उपसर्ग है वो है ऑप्शन सी निस। ये जो निस शब्द है ये एक उपसर्ग का शब्द है, तो ये निस जो है उसी से ये निष्कपट बना हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 81 है वो देखिए, प्रत्यय शब्द निर्मित है, यानी जो प्रत्यय शब्द है वो किस से निर्मित है। आपके विकल्प है, देख सकते हैं चारों विकल्पों को, प्रत प्लस अ, या फिर बी ऑप्शन है प्रत्यय प्लस य, सी ऑप्शन है प्रति प्लस अ, या फिर डी ऑप्शन है प्रति प्लस य। क्वेश्चन नंबर 81 में आपको बताना है कि प्रत्यय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 81 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी प्रति प्लस अ। और यहाँ पे प्रति प्लस अ है, तो यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि ये कौन सा संधि, आप विकल्प में आके सभी आंसर बताएं कि प्रति प्लस अ किस संधि के अंतर्गत आएगा। ये स्वर संधि का ही उदाहरण है, लेकिन स्वर संधि में भी जो 5 प्रकार होते हैं उनमें से कौन सा ये प्रकार है। और निश्चित तौर पे जिन्हें भी संधि में समझने में कोई भी दिक्कत होती है वो हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसमें मैंने हिंदी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप संधि के ABC फार्मूले वाले हमारे यूनिट्स को देख सकते हैं। वहाँ से आपसे संधि की कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए प्रति प्लस अ है, यहाँ पे ई और अ है, तो ई का प्रयोग है, यानी यह जो संधि है वो है आपका यड़ संधि। ध्यान रखेंगे ये यड़ संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 देख सकते हैं हम, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। आपके विकल्प है सत प्लस चित प्लस आनंद, या फिर सचिद प्लस आनंद, सच्ची प्लस दानंद, या फिर डी ऑप्शन सत प्लस चिद प्लस आनंद। आपको बताना है सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। साथियों आज की टेस्ट सीरीज में एक बार मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ 85 क्वेश्चन है टोटल, तो हम लोग बस जल्दी अब ये वीडियो कंप्लीट होने वाला है, तो आप सभी ज़रूर बने रहें हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 82 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सत प्लस चित प्लस आनंद। इसे आप बिल्कुल याद कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम पेड क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 देख सकते हैं आप, यह मूंग और मसूर की दाल है, इसका अर्थ क्या होगा। आपके विकल्प है मसूर की दाल का महंगा होना, मूर्ख अच्छी वस्तु की कदर नहीं करते, सी ऑप्शन है अपने को बड़े व्यक्ति में गिनना, या फिर डी ऑप्शन है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद करना। देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर जो 83 है यहाँ पे इसका जो आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन डी। इसे ध्यान रखेंगे, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, तो इसका जो अर्थ है वो होता है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 84 है, चित्त पर चढ़ना का अर्थ क्या है। खुशियाँ मनाना, अत्यंत प्रिय होना, शोभा बढ़ाना, या फिर डी ऑप्शन है सदा स्मरण रहना। आपको बताना है चित्त पर चढ़ना का अर्थ क्या है। आप देखते होंगे आमतौर पे इस शब्द का प्रयोग होता है कि वो हमारे चित्त में है, यानी आप देखेंगे जिससे आप हमेशा ध्यान रखते हैं, यानी आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन डी सदा स्मरण रहना, यानी वो हमारे चित्त में हमेशा विद्यमान रहना, इसे हम कहते हैं चित्त पर चढ़ना। क्वेश्चन 85 आज की टेस्ट सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी वर्ष 2017 में जो यूपी बीएड के टेस्ट पेपर में पूछा गया था वो हिंदी से संबंधित, उसका 85 आज की टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। असरफिया लूटे कोयलों पर मुहर। आपको बताना है इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आपके विकल्प हैं छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय, संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, सी ऑप्शन है मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, या फिर डी ऑप्शन है आय से अधिक व्यय। बिल्कुल आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर सबमिट करते रहें। क्वेश्चन नंबर जो 85 है साथियों कि असरफिया लूटे कोयलों पर मुहर। यहाँ जो इसका जो अर्थ है आप देख सकते हैं 85 जो इसमें है उसका होगा आंसर सी मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। ध्यान रखिएगा असरफिया लूटे और कोयलों पर मुहर, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान।
ठीक है, तो ये तो था आज की टेस्ट सीरीज के महत्वपूर्ण, आप देखेंगे लगभग 35 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं और यहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन आप देखेंगे अलग अलग यूनिट यानी हिंदी के जो अलग अलग टॉपिक हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहे हुए हैं। तो साथियों आज की जो टेस्ट सीरीज है आपको कैसा लगा ये आप हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया। अगर आपको कहीं किसी में कोई डाउट है तो आप हमारे इस वीडियो के कंप्लीट होने पर मेन कमेंट सेक्शन में आके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं इस क्वेश्चन को समझने में आपको डाउट है या हिंदी से संबंधित आपको कोई भी चीज़ पूछना है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके एक बार ज़रूर पूछें। मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा और आपके डाउट्स जो हैं वो दूर हो जाएंगे। तो साथियों हम चलने से पहले चाहेंगे कि जितने लोग इस वीडियो को आज देखें एक बार आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें जिससे और भी अधिक स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो साथियों अगले दिन जब हमारी आपसे मुलाकात होगी तो हम हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित है उसको लेकर आपसे मिलेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि हिंदी से कम आपके कोई भी मार्क्स न जाएं और आप सबसे बेहतर रिजल्ट कर सकें और आपकी एक सरकारी सीट निश्चित तौर पे सुरक्षित हो सके। इसके साथ साथ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आज की टेस्ट सीरीज़ में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इससे आप खुद को आप एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब लाइक और शेयर करते रहें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।